आई थिंक कि वीडियो प्रॉपर चल रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एम.के. गुप्ता आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपना खूबसूरत एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गुप्ता एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज का हमारा जो विषय बिंदु है वह है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। तो आइए कुछ छोटे छोटे शब्दावलियों से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 मार्क्स का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इससे, तो बड़े ही ध्यान से और आराम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारे दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि ढेर देखते तो नहीं हैं, होता है, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जैसे कि मिल्क को कुछ समय तक यदि छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः ही खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, फट जाता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब दूध को आप छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो वह जो है खराब हो जाता है, फट जाता है, खट्टा हो जाता है। इसका कारण है कि दूध में केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से यह जो है दूध क्या हो गया, खराब हो गया। आगे जैसे आयरन है, लोहा को जब आप खुली वायु में छोड़ दी जाती है तो वायु में मौजूद ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके जंग का निर्माण कर लेती है। जंग लग जाता है, इसमें रस्टिंग हो जाता है। लोहे को यदि खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इस पर जो है एक अवांछनीय पदार्थ चढ़ जाता है, जिसके कारण लोहे की गुणवत्ता जो है खराब हो सकती है। तो यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बात करें तो जैसे किसी चीज़ को आप जला रहे हैं, कोई भी चीज़, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, रेस्पायरेशन। हमारे शरीर में रेस्पायरेशन होता है, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, जैसे हम कोई भी भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब भोजन का पाचन होता है, जब छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, सरलीकृत हो जाता है, तो यह हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के डाइजेशन के बाद, भोजन पचने के बाद वह जो है ग्लूकोज बनता है। यह ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है। ग्लूकोज हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। हमारी कोशिकाओं को ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है। हमारी कोशिकाओं को चाहिए एनर्जी। हमारी कोशिकाओं को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यह एनर्जी मिलेगा कैसे? यह एनर्जी तभी मिल पाएगा जब यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। तो ग्लूकोज जो है C6H12O6 जब यह ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल का भी निर्माण करता है और हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी हमें मिलता है। यह एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें प्राप्त होती है। यह जो एनर्जी है, यह एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत से जगहों पे होती है। कुछ और उदाहरण की सहायता से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई व्यक्ति बाजार से मैग्नीशियम फीता को लाया, मैग्नीशियम के रिबन को लाया और उसे जो है जलाया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा,
जलाने की बात जब भी की जाएगी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। जब भी जलाने की हम बात करेंगे तो समझना है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है। तो मैग्नीशियम का रिबन लाया गया बाजार से, उसको जो है जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह कैसे बनता है आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि आयन जो है उसका एक्सचेंज होता है जिसके कारण सूत्र बनता है। तो अभी बस इतना जानिए कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब यह जल जाता है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग वायु के प्रेजेंस में जला देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? राख के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इसी तरीक़ा से और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कोल है, कोयला है, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। कोयला को जब हम जलाते हैं, कोल को जब हम बर्निंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। मैं इसको लिख देता हूँ C+O2। जब कार्बन को जलाया जाता है, ये ऑक्सीजन, ये अर्थात हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कोयले को जब जलाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दो चीज़ जब आपस में मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, और उस नए पदार्थ का गुण जो है पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे एक मैं प्रचलित एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो बनता है जल, साधारण जल। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु संयुक्त होकर के वाटर के एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर के मिल करके एक अलग यौगिक का निर्माण कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब यह जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, इसका गुण हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही भिन्न होता है। ये जो हमने आपको दिखाया, यह आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लॉजिकली समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। अभी हमने आपके समक्ष जो भी एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में 2 पदार्थ थे, 2 चीज़ें थी, और वो दोनों चीज़ें आपस में क्रिया करके जो है नया पदार्थ का निर्माण कर रही थी। क्या ऐसा भी है कि एक ही पदार्थ जो है नया पदार्थ का निर्माण करे? हाँ है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो यह बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस आपको बना देगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं H2O बनाएगा, सॉरी H2O बनाएगा, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब यह इस पर प्रकाश पड़ता है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तब यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, एक कोई पदार्थ अकेले या 2 पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, तो रासायनिक जो परिवर्तन होता है उस रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा व्यक्त करते हैं। आगे बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि अत्यंत आवश्यक हैं। जैसे देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी चीज़ें भाग लेती है, जो चीज़ें नहीं बन रही है, उसकी अवस्था हमें पता होनी चाहिए। जैसे यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन के साथ यह संयुक्त होकर के हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यह जो हाइड्रोजन है यह गैस है। हाइड्रोजन किस अवस्था में है? गैस अवस्था में।
ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। यह जो कंपाउंड हमारे पास बना है H2O, यह हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, अर्थात तरल अवस्था में है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, जैसे ठोस हो गया, तो ठोस के लिए हम लोग सॉलिड एस का प्रयोग करते हैं, द्रव लिक्विड जिसके लिए एल का प्रयोग करेंगे, गैस जिसके लिए हम लोग जी का प्रयोग करेंगे। और एक और होता है एक्वस, AQ से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जलीय विलयन को। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो भी पदार्थ या जो भी चीज़ें भाग लेगी या नया बनेगा वह किस अवस्था में है। यदि ठोस है तो एस लिखेंगे, द्रव है तो एल लिखेंगे, और गैस है तो जी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया यदि संपन्न हुआ तो संपन्न होने के पश्चात क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, किस किस चीज़ में चेंजिंग आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कलर बदल सकता है, स्मेल बदल सकता है, गंध बदल सकता है, साउंड उत्पन्न हो सकता है, लाइट निकल सकता है, प्रकाश निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। रंग चेंज हो जाएगा, गंध चेंज हो जाएगा, साउंड भी निकलेगा, प्रकाश भी निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के पश्चात बहुत सारे परिवर्तन हो जाता है। आगे हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस का आपने नाम सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे जो है उसे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ उसको जो है जल चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। H2O जो कि जड़ों के द्वारा ली जाती है। जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपनी जड़ से जो है आपको जल को ग्रहण करते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है हरे पेड़ पौधों में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिल करके हरे पेड़ पौधे जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, C6H12O6, और प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो यह भी क्या है, यह भी हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे भी जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यह रिएक्शन अत्यंत आवश्यक है। आगे हम आपको बताएंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको जो है संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोयला को हम जला रहे हैं, क्या मिलेगा, अरे बोल दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कमेंट करके बता देना क्या मिलेगा, हमें सुना जाएगा। जब हम लोग कोयला को जलाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। अब ध्यान से सुनना, यह जो कार्बन है इसका परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार 12 U होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो परमाणु भार होता है वह 16 होता है। 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 U। इधर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या है, कार्बन है, इसका कितना हो जाएगा 12 U प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो 2 गुना कितना 16 U। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2 2 4 और 3 1 4, 44 U। इधर कर लो तो ये भी हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 और 12 44 U। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रासायनिक
समीकरण है, ये हमारे पास रासायनिक समीकरण है। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया को में भाग लेने वाले जो भी चीज़ें होती हैं उसको नाम को न लिख करके जब हम लोग संकेत या सूत्र का प्रयोग कर देते हैं तो इस प्रकार से जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होता है उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अभी आप ये जान लीजिए कि जो कार्बन है इसका परमाणु भार 12U, ऑक्सीजन के 2 परमाणु का परमाणु भार कितना हो जाएगा 32U, इन दोनों को जोड़ेंगे 44U, इसको जोड़ रहे हैं तो 44U आ रहा है। अब ध्यान से समझना, यह जो 44U है यह भी 44U है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। बराबर है इसका मतलब हुआ कि समीकरण संतुलित है। एक चीज इससे बताने के दरमियान हमारी मस्तिष्क से एक बातें फिसल गई, हालांकि उस समय अभी बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यही हमारे पास इक्वेशन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ें भाग लेती है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक या प्रतिकारक, और जो चीज़ बनता है नया उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट उत्पाद कहते हैं, या प्रतिफल भी इसको कहा जाता है। रिएक्टेंट यह हो गया हमारे पास प्रतिकारक और यह हो गया हमारे पास उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, और जो नया चीज़ बनेगा उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इधर जो है इसका आणविक द्रव्यमान और इसका आणविक द्रव्यमान, दोनों का आणविक द्रव्यमान क्या था, समान था। तो हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी नहीं था। लेकिन देखो वीडियो चल रहा है, आगे हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। H2 + O2 यह बनता है H2O। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वह जो है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऑल केमिकल रिएक्शंस शुड बी ओबी कंजर्वेशन ऑफ मास। जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो जो है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट का मोलेक्यूलर मास और जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आणविक द्रव्यमान दोनों समान होना चाहिए। दोनों समान होना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के एक परमाणु का आणविक द्रव्यमान 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 को कितना हो जाएगा, 2 × 1U प्लस। ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 16 × 2। इधर आते हैं तो ये भी हो जाएगा कितना, 2 × 1 और प्लस इसको लिए लिख लीजिए 16। अब ध्यान समझिएगा, 16 दूनी 32, 32 और 2 34U हो गया। और इधर यदि बात करें तो 16 और 2 18U। क्या यह दोनों समान है? जी नहीं, समान नहीं है। समान नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है इसके आणविक द्रव्यमानों को समान करना होगा। समान करने के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। यह जो जल की एक अणु है, जल का एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु। हाइड्रोजन अभी ठीक ठाक कंडीशन में है, ये नॉर्मल कंडीशन में सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, समान नहीं है। तो समान करने के लिए क्या करना होगा, हमें गुणा करना होता है। यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा करेंगे तब जा करके ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
आगे 2 लगाने का मतलब हुआ कि अभी हाइड्रोजन भी अब 2 गुना होगा, ऑक्सीजन भी 2 गुना होगा। तो ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, यह जिंक है, यह हमारे पास कॉपर सल्फेट है। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो यह बनाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, प्लस में कॉपर। क्यों बनाता है इसकी चर्चा हम आगे अवश्य करेंगे। फिलहाल आप यहाँ देखिए, यह हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब इसमें हम लोग को देखना यह है कि क्या यह समीकरण जो है संतुलित है, क्या यह समीकरण संतुलित है। तो हाँ देखिए, जिंक का 1 परमाणु है, यहाँ भी जिंक का 1 परमाणु है, यहाँ जो है कॉपर 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है। सल्फेट SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं, सल्फेट भी 1 है, मतलब ये हमारे पास बैलेंस है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो। जैसे हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो यह आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है, HCl अम्ल का निर्माण करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, जबकि आपको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 1 परमाणु है। तो इसे समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। जब ही मैंने 2 से गुना कराया तो पूरे में हो गया गुना, तो क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, मतलब अब यह क्या हो गया, समान हो गया है। यह जो हमारे पास समान हो गया है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती है इसके विषय में जाना, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोगों ने सीखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।